बेटा मल्टीनोमियल एक्सपेंशन, मल्टी मल्टी मतलब मेनी, नोमियल मीन्स टर्म्स, मेनी टर्म्स के एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मल्टीनोमियल एक्सपेंशन में जैसे हमने बाइनोमियल किया, बाइनोमियल में था x प्लस ए होल टू द पावर n, दो ही टर्म्स थे हमारे पास। अब क्या है कि मान लो मेरे पास मल्टीनोमियल है, मतलब कई सारे टर्म्स है, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट टिल ar होल टू द पावर n, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट टिल ar होल टू द पावर n। ठीक है, तो मेनी टर्म्स, इसको क्या लिख सकते हो, दैट इज समेशन n factorial upon a1 to the I'm sorry n1 to the power यहाँ पे देखो, अब n1 क्या है वो भी पहले लिख दो, a1 का पावर n1, a2 का पावर n2, a3 का पावर n3 डॉट डॉट ar का पावर nr, और यहाँ पे n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, n3 का फैक्टोरियल, dot dot till nr factorial, such that n1 plus n2 plus n3 dot dot till nr, इसकी वैल्यू n आ जाए। n1 plus n2 plus n3 dot dot till nr, इसकी वैल्यू n होनी चाहिए। तो मतलब है क्या, एक्चुअली थोड़ा सा इसको समझाऊं आपको। समझाने के लिए पहले इसको देखो, x प्लस ए होल टू दी पावर n होता था, इसको आप क्या लिखते थे, एन सी नॉट x टू दी पावर n, a टू दी पावर 0 साथ में लिख रही हूँ पैटर्न समझाने के लिए, nc1 x टू दी पावर n माइनस 1, a टू दी पावर 1, nc2 x टू दी पावर n माइनस 2, a स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अब अगर इसे देखा तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ठीक है, x टू दी पावर n, a टू दी पावर 0 प्लस n factorial upon n minus 1 factorial 1 factorial x to the power n minus 1 into a plus n factorial upon n minus 2 factorial 2 factorial x to the power n minus 2 into a square and so on। ये चलता गया, ठीक है। अब अगर इसे बहुत गौर से देखा जाए तो ध्यान से देखो हो क्या रहा है, ये जो पावर है उसका फैक्टोरियल, नीचे n माइनस 0 फैक्टोरियल, ये एक्चुअली n माइनस 0 ही तो है, इंटू 0 फैक्टोरियल, मतलब जो इनके पार्ट्स हैं उनका फैक्टोरियल नीचे डिवाइड हुआ, यहाँ n माइनस 1 और 1 था तो उनके फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस 2 और 2 था तो यहाँ पे उनके फैक्टोरियल डिवाइड हुए, ठीक है, ऐसे ही ये चलता गया। तो अब अगर मैं देखूं इस चीज में कि मेरे पास ऊपर n फैक्टोरियल, तो उसी पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए देखो, मैंने ऊपर n फैक्टोरियल लिखा, नीचे ये जितने भी a1 a2 a3 x और a के जो भी पार्ट्स थे, a1 a2 a3 टिल ar, ऐसे सारे सबके कुछ ना कुछ पार्ट्स होंगे, n1 n2 n3 nr, उनके फैक्टोरियल से सबको डिवाइड कर दिया, जैसे यहाँ पे इसका पार और इसका पार, इसका पार और इसका पार, ये कर दिया। अच्छा, अब तीसरी चीज ये देखो कि इनका सम, जो मेरे वेरिएबल्स x और a थे उनका पार का सम n था, यहाँ भी n, मतलब जो ये था वही सम था, तो वैसे यहाँ पे n1 प्लस n2 प्लस n3 जो nr की वैल्यूज आएंगी उसका सम n होगा। तो जितने भी इस तरीके के सम बन सकते हैं, मतलब जैसे n1 की वैल्यू मैंने पहले 0 ले ली, n2 0, n3 0, सब 0, ये n हो गया, ठीक है, फिर ये 0, ये 0, बाकी सब मेरे पास, ठीक है, अपने जो भी वैल्यूज होंगी, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, ऐसे करके कोई भी वैल्यूज, कोई भी पॉसिबिलिटीज हो जाए मेरे पास। बस ध्यान ये रखना है
कि सारी की सारी पॉसिबिलिटीज एक एक टर्म है, जितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी सच दैट कि ये सम एन आ जाए वो एक एक टर्म है, ठीक है। और जितने पार में यहां पे वैल्यूज आएगी उनका फैक्टोरियल यहां पे नीचे में डिवाइड होगा, जितने पार्स यहां पे आएंगे उनका फैक्टोरियल यहां नीचे में डिवाइड होगा, ठीक है। तो मैंने क्या क्या कहा प्लीज ध्यान से सुनना। पहली चीज जो यहाँ पे पार एन आ रहा है वो एन फैक्टोरियल यहाँ पे, उसके बाद जितने भी टर्म्स हैं उनका पार कुछ कुछ आएगा। अब ये पार की क्या कहानी है, ये पार का सम हमेशा एन रहेगा जितने भी पार्स आ रहे हैं, और सारी पॉसिबिलिटीज मल्टीनोमियल एक्सपेंशन में आएंगी सच दैट कि सम एन आए 0 से लेकर एन तक। मतलब n1 की वैल्यू 0 से n तक कुछ भी हो सकती है, n2 0 से n तक कुछ भी हो सकता है, n3 0 से n तक कुछ भी हो सकता है, nr 0 से n तक कुछ भी हो सकता है, बट सम उनका हमेशा n होगा, ये फिक्स है। जैसे मान लो n की वैल्यू अगर 10 है और मुझे 3 टर्म्स दिए हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 टू द पावर 10 दे दिया गया, तो ये हो जाएगा समेशन 10 फैक्टोरियल अपॉन, नीचे तो वैसे ही लिखूंगी n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, ठीक है। a1 टू द पावर n1, a2 टू द पावर n2, a3 टू द पावर n3, और n1 प्लस n2 प्लस n3 इसकी वैल्यू हो गई 10, n1 प्लस n2 प्लस n3 इसकी वैल्यू हो गई 10, ठीक है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे देख के समझ में आ रही हैं चीजें कि n1 प्लस n2 प्लस n3 ये जो 10 आ जाएगा, तो भाई जितने तरीके से 10 ला सको उतने टर्म्स बनेंगे। इसको 0 ले लो, इसको 0 ले लो, इसको 10 ले लो, इसको 0, इसको 1, इसको 9 ले लो, इसको 0, इसको 2, इसको 8 ले लो, ऐसे जितने बन जाए कि 0 इसको ले लो, इसको 9 ले लो, इसको 1 ले लो, ऐसे करके, या फिर इसको अब 1 ले लो, फिर ऐसे जितने कॉम्बिनेशंस बन जाए, फिर इसको 2 ले लो, फिर ऐसे जितने कॉम्बिनेशन, तो जितने ऐसे बनेंगे वो सब इसके टर्म्स होंगे, ठीक है। तो आपको जस्ट आइडिया देना था कि मल्टीनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं बेटा, अगर मैं मल्टीनोमियल पे क्वेश्चंस की बात करूं तो आईआईटी में मल्टीनोमियल पे इस तरीके से कि एक्सपैंड करो या ये सब करो, इस पे क्वेश्चंस नहीं आते। मैं बार बार आपसे पहले भी बता चुकी हूँ कि इस पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके नहीं आते, ठीक है। फाइंड, मैं फिर से कह रही हूँ ये करा जरूर रही हूँ, बट आईआईटी में इस टाइप के क्वेश्चंस मल्टीनोमियल एक्सपेंशन पे नहीं आते। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ a cube b to the power 4 c to the power 7 in the expansion of ab plus bc plus ca whole to the power 8। तो अब अगर मुझे कोफिशिएंट निकालना है a क्यूब b to the power 4 c to the power 7 in the expansion of this, तो बेटा इसका एक्सपेंशन हम लिखें जरा, हमारे पास इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल टू द पावर 8 इज इक्वल टू, ठीक है, समेशन 8 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, ये हो गया ए बी का पावर n1, बी सी का पावर n2 और सी ए का पावर n3। ये ठीक, आई होप ये क्लियर होगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कोफिशिएंट चाहिए सच दैट ए का पावर 3 आ जाए, बी का पावर 4, सी का पावर 7, तो ये यहाँ पे आ गया समेशन 8 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, ए का पावर n1 प्लस n3, बी का पावर n1 प्लस n2, सी का पावर n2 प्लस n3, ये आ गया, ठीक है।
अब बेटा मुझे 3 चाहिए ए का पार, इसका मतलब n1 प्लस n3 की वैल्यू 3 आनी चाहिए, n1 प्लस n2 की वैल्यू 4 आनी चाहिए, और n2 प्लस n3 की वैल्यू 7 आनी चाहिए। तो n1 प्लस n2 प्लस n3 की वैल्यू 8 आनी चाहिए, ये मुझे पता है। बोलो हाँ या ना। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब बस बेटा इसमें कुछ नहीं करना, इसको साइमल्टेनियसली आप जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि n1 n2 n3 क्या है। तो इसका जो कोफिशिएंट आप यहाँ पे वैल्यूज डालोगे तो ये वाला जो टर्म आएगा, दिस इज माय कोफिशिएंट ऑफ दिस। तो इसको सॉल्व करने के लिए n1 प्लस n3 3 है बेटा, तो n1 प्लस n3 3 है, तो n2 हो गया 5। आई होप ये क्लियर है। n1 प्लस n2 मेरे पास 4 है, तो n3 आ गया मेरे पास 4, और n2 प्लस n3 मेरे पास 7 है, तो n1 आ गया 1, n2 5, n3 4, n1 1। बेटा ये आ गया मेरे पास n2 5, n3 4, n1 1, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास n1 प्लस n2 प्लस n3 अगर 8 आना चाहिए, तो ये सम 10 आ रहा है, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ये चारों एक साथ होल्ड कर जाएं, ये चारों एक साथ होल्ड कर जाएं, ये पॉसिबल ही नहीं है, हाँ या ना। तो इसीलिए मेरे पास a क्यूब प्लस b टू द पावर 4, सॉरी a क्यूब इंटू b टू द पावर 4 इंटू c टू द पावर 7 का कोई टर्म ही नहीं आएगा, कोई टर्म नहीं आएगा। तो इसका कोफिशिएंट 0, आंसर विल बी 0 इन दिस केस। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला कुछ मिलता तो मेरे पास आंसर फिर जो हमने निकाला था वो होता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसके कोफिशिएंट का आंसर 0। अब बेटा नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ रैशनल टर्म्स ऑफ दिस। तो बेटा अगर रैशनल टर्म्स के लिए तो सबसे पहले जनरल टर्म देखा था। जनरल टर्म क्या था इसका, हमने देखा था जनरल टर्म इसका क्या होगा। जनरल टर्म इज एक्चुअली इक्वल टू समेशन, समेशन क्यों, जनरल टर्म ही तो लिख रही हूँ, तो समेशन क्यों 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, ऐसे लिख देती हूँ। 2 का पार √2 का पार अल्फा मतलब अल्फा बाई 2, 3 का पार बीटा बाई 3, और 5 का पार गामा बाई 6। अच्छा, अल्फा की वैल्यू 0 से 10 कुछ भी हो सकती है, बीटा भी 0 से 10 कुछ भी हो सकता है, गामा भी 0 से 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बस देखिए ध्यान रखना है कि दैट इज 10 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं बेटा कि मेरे पास ये रैशनल टर्म्स की बात कर रहा है, मतलब ये इंटीजर आ जाए, अल्फा बाई 2 इंटीजर आए, बीटा बाई 3 इंटीजर आए, गामा बाई 6 भी इंटीजर आए, अल्फा बाई 2, बीटा बाई 3, गामा बाई 6 शुड बिलोंग टू इंटीजर, जहाँ पे अल्फा भी 0 से 10 है, बीटा भी 0 से 10 है, और गामा भी 0 से 10 है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये देखो बेटा, अगर ये मुझे इंटीजर चाहिए क्योंकि सबसे हाईएस्ट ये ज्यादा है ना, तो इसको चेक करना बहुत इजी है। तो मैं सबसे पहले अगर मैं गामा की बात करती हूँ, तो गामा में मेरे पास ये इंटीजर कब आएगा, जब गामा की वैल्यू 0 हो या 6 हो, ठीक है। 12 हो नहीं सकती क्योंकि गामा की वैल्यू 0 से 6 के बीच में। अच्छा, बीटा कब कब मेरे पास ये टर्म इंटीजर कब कब आएगा, जब बीटा की वैल्यू मेरे पास 0 हो जाए, 3 हो जाए, 6 हो जाए, 9 हो जाए, ये हो जाए, ठीक है। अल्फा की बात करें तो 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। 0, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये आ गया मेरे पास।
अब मेरे पास मुझे ये देखना है बेटा कि इनमें से क्या क्या मैं कॉम्बिनेशंस ले सकती हूँ, ठीक है, कि मेरे पास ये सम 10 ही आना चाहिए। भाई सम 10 ही आए तो ऐसा मैं कॉम्बिनेशन क्या क्या ले सकती हूँ, तीनों जीरो मैं ऑब्वियसली नहीं ले सकती, ठीक है। तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं वो मुझे अब हिट एंड ट्रायल से देखना पड़ता है बेटा, ठीक है। मान लो मैंने गामा को 0 फिक्स किया, सपोज मैंने गामा को 0 फिक्स किया, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी सच दैट सम 10 आना चाहिए इन तीनों का। तो अल्फा मतलब मान लो बीटा को मैंने 0 लिया, तो अल्फा मेरे पास 10 हो जाए, पॉसिबल है। फिर बीटा को मैंने अगर 3 लिया तो अल्फा को 7 होना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। मैंने बीटा को 6 लिया तो मेरे पास ये कितना होना चाहिए, दैट इज 4। तो अल्फा 4 बीटा 6 पॉसिबल है, ये है, ये है। अच्छा, इसके बाद 9 लिया तो अल्फा मेरे पास क्या होना चाहिए, दैट इज 1। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटीज आई, 10 0 0, 4 6 0, ये दो पॉसिबिलिटीज आ गई, ठीक है। अच्छा, अब गामा को मैंने 6 ले लिया तो अल्फा बीटा की वैल्यू उसका सम 4 आना चाहिए। तो बीटा को अगर मैंने 0 ले लिया, बीटा को अगर मैंने 0 ले लिया, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए भाई, 4 लेनी पड़ेगी मुझे ऑब्वियसली, तभी सम 10 आएगा। अच्छा, बीटा की वैल्यू मैंने अगर 3 ले ली तो अल्फा की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, दैट इज 1, पॉसिबल नहीं है। 6 ले लिया अगर बीटा को तो अल्फा को मुझे क्या लेना पड़ेगा, मैं ले ही नहीं सकती बीटा को 6, क्योंकि इनका तो सम 4 आना चाहिए, 6 आ गया तो ज्यादा ही आ गया, 6 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो तीसरा केस आ गया कि मेरे पास 4 0 6, 4 0 6 ये आ गया। तो ये मेरे पास ये तीन चीजें पॉसिबल हैं। तो जनरल टर्म की अगर बात की जाए तो क्या मतलब उसमें अगर मैं देखूं तो भाई मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि भाई ये सारे रैशनल हो जाएं, उसके लिए ये पॉसिबिलिटीज है कि ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा है और ये गामा है। तो अब मैं अगर रिक्वायर्ड सम लिखूं, जनरल टर्म तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली रिक्वायर्ड सम लिख रही हूँ। तो बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 टू द पावर 5, फिर बाकी सब तो जीरो हो गए। अगला टर्म ये बीटा 0 है, गामा 0 है, पहले वाले इसके लिए लिखा है मैंने। फिर अगला देखो 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इनटू अल्फा की वैल्यू 2 टू द पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 का पावर बीटा बाई 3 तो वो 6 है तो 2 हो जाएगा, और गामा की वैल्यू 0 है तो गामा वाला टर्म गया। तीसरे में 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे 2 का पावर क्या हो जाएगा 10 बाई 2, तो वो हो सॉरी 4 बाई 2 तो 2 हो गया, 3 का पावर 0 बाई 3 तो 0 हो गया, और 5 का पावर 6 बाई 6 तो 5 हो गया, ये आ गया। 5, हाँ ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। आई होप ये चीज क्लियर है। तो इसको सम कर दो, जो भी आंसर आए वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आ रहे हैं, एग्जाम्पल 2 का सोल्यूशन। अब इसमें अगर देखें x प्लस 1 प्लस 7 बाई एक्स होल टू द पावर 11, तो फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा, अब मैं अगर जनरल टर्म देखूं इसका, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल
कि x टू द पावर अल्फा, 1 का पावर बीटा और 7/x टू द पावर गामा हो गया, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 11 आ गई। ठीक है, अब अगर इसमें देखा जाए ध्यान से तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर मेरे पास 11 है और इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो x का पावर आ गया अल्फा माइनस गामा 7 टू द पावर गामा, ये हो गया 11 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू इक्वल टू 11 आ गई। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास, तो मेरे पास अल्फा इक्वल्स टू गामा हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए मेरे पास अल्फा इक्वल टू गामा आ गया। अब जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो चेक कर लो, उतने सारे टर्म्स मेरे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ रहे होंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 11, जहाँ पे अल्फा और गामा इक्वल हैं, तो 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 11। अब मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं कि अल्फा की वैल्यू मेरे पास 0 हो जाए तो बीटा की वैल्यू 11 हो जाए, अल्फा की वैल्यू 1 हो जाए तो ये 2 हो गया, तो बीटा 9 हो जाए, तो अल्फा 1 गामा भी 1 हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, और फिर मैं अगर अल्फा की वैल्यू 2 लेती हूँ तो बीटा की वैल्यू मेरे पास 7, अल्फा मैं 3 लेती हूँ तो बीटा की वैल्यू 5, अल्फा 4 लिया तो बीटा की वैल्यू मेरे पास 3 और अल्फा 5 लिया तो बीटा की वैल्यू मेरे पास 1। ठीक है, बस हो गया। अब इसके लिए ये जो अल्फा है यही गामा भी है, तो इनके लिए जितने टर्म्स आएंगे वो सारे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होंगे, तो आप अकॉर्डिंगली सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस मैम। बेटा अब ऑल्टरनेटिव मेथड पे आ रही हूँ इसी क्वेश्चन के लिए। नाउ व्हाट आई वुड ट्राई इज कि विदाउट यूजिंग मल्टीनॉमियल एक्सपेंशन क्या इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, वो देखो। x प्लस 1 प्लस 7/x होल टू द पावर मेरे पास दिया हुआ है दैट इज 11। अब अगर इसको देखूं बेटा ध्यान से देखना, मुझे मल्टीनॉमियल में नहीं यूज करना चाहती तो मैं एक तरीका ये कर सकती हूँ कि बेटा मैं इन दोनों को एक साथ ले लूं और इसको अलग ले लूं, या ये मैं ये कर सकती हूँ कि मैं ये दोनों साथ में ले लूं, इसको अलग ले लूं। आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, आप कोई भी दो टर्म्स एक साथ ले सकते हो, एक को अलग कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं ध्यान से, अगर मान लेती हूँ मैं x और 7/x को मैंने एक साथ लिया और 1 को अलग किया, तो 1 प्लस एक्स प्लस 7/x का पावर 11 इज इक्वल टू समेशन r equals to 0 to 11 CR x plus 7/x whole to the power r. Summation r equals to 0 to 11 CR x plus 7/x whole to the power r. ये इसका जनरल टर्म मैंने लिखा। ठीक है, अब अगर गौर से देखूं x plus 7/x whole to the power r, मुझे अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x अगर टर्म चाहिए, अगर मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म चाहिए तो इसका मतलब है कि इसमें जो टर्म इंडिपेंडेंट आ रहा होगा वो वाला मुझे देखना है ना भाई, ये तो सब इंडिपेंडेंट, ये वाला तो टर्म इंडिपेंडेंट है ही, तो अंदर वाले का मैं जनरल टर्म देखूं तो x प्लस 7/x होल टू दी पावर r। अब बेटा इसमें जनरल टर्म डिनोट करने के लिए ना मैं k लूंगी। ठीक है, यहाँ पे आई वुड ट्रीट r एज अ कांस्टेंट, अभी के लिए आई वुड ट्रीट r एज अ कांस्टेंट, यहाँ पे समेशन के लिए वो नो डाउट वेरिएबल है, अभी यहाँ पे मैं आई वुड ट्रीट r एज अ कांस्टेंट।
तो इसका जनरल टर्म मेरे पास क्या आएगा, समेशन के ले रही हूं 0 से लेकर r तक x टू द पावर सॉरी आर सी के x का पावर r माइनस के 7/x का पावर k। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सा टर्म आएगा बेटा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, जनरल टर्म इसका सिंप्लीफाई किया तो ये समझ में आया होगा। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, अब मैं जनरल टर्म इसका k से डिनोट कर रही हूँ तो, और r को फिक्स ले रही हूँ तो ये r यहाँ पे n होता था तो n होता था, यहाँ पे r लिख दिया, k जो पहले r होता था अब वो k हो गया, n माइनस r तो यहाँ पे k r माइनस k हो गया और 7/x होल टू द पावर k। तो आर सी के की बात करूं अगर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, आर सी के एक्स टू द पावर आर माइनस के और ये वाला एक्स टू द पावर माइनस के तो आर माइनस 2k हो गया, 7 टू द पावर k हो गया, ठीक है। अब r की वैल्यू यहाँ पे 2k के इक्वल तो k की वैल्यू r/2 हो जानी चाहिए। k की वैल्यू r/2 जब जब हो जाएगी तो ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। r की वैल्यू k की वैल्यू जब भी r/2 होगी तो ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। तो इसमें मेरे पास क्या आया, दैट इज, ध्यान से देखो बेटा, तो इस टर्म में अगर मैं देखूं तो इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला टर्म क्या आ रहा होगा कि जब k की वैल्यू r/2 मतलब जब r c r/2 7 to the power r/2 ये टर्म है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस, ठीक है। अच्छा इसके साथ क्या होगा, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला टर्म यहां से निकला, लेकिन उसके साथ 11cr मल्टीप्लाइड होगा बेटा, उसके साथ 11cr मल्टीप्लाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे, बहुत गौर से देखना, 1 plus x, the term independent of x is equal to summation r equals to 0 to 11 11cr into rcr/2 into 7 to the power r/2। I hope I have made myself clear। तो बेटा यहाँ पे ये अगर मैं ओपन करूं तो बस ये ध्यान रखना कि जब जब r की वैल्यू ऑड नंबर्स डालोगे तो ये वैल्यू तो भाई मेरे पास इंटीजर नहीं आएगा, तो ये टर्म ही नहीं आएगा, मतलब जीरो समझ लो उसको, तो वो लिखना ही नहीं है। तो r को 0 डाला तो 11c0 0c0 तो ठीक है भाई आ गया, 7 टू द पावर 0 तो 1 आ गया, ये सब 1 हो गया, ठीक है। अगला अगर देखते हो तो 11 मतलब 1 डाला मैंने, 1 डाला तो क्या आएगा, दैट इज ये वाली वैल्यू हाफ हो जाएगी बेटा, तो 1 के लिए वैलिड ही नहीं है। अब डायरेक्टली 2 तो 11c2 2c1 7 टू द पावर 1, फिर 11c4 पे जाएंगे डायरेक्टली, r की वैल्यू 4 डालेंगे, 4c2 7 टू द पावर 2 एंड सो ऑन। तो मतलब सिर्फ लोअर सफिक्स जहां जहां पे इवन आ रहा ना वही टर्म्स बचेंगे बेटा, बाकी नहीं आएंगे। यार 0 से 11 लिखा जरूर है बट सिर्फ वो टर्म्स लेने हैं जो कि इवन है, मतलब r की वैल्यू इवन के लिए ही ये डिफाइंड है बेटा, इसीलिए हमें ऐसा लेना पड़ रहा है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बेटा अब हम करने जा रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स। मतलब रैशनल नंबर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है, उसके लिए हम बाइनोमियल एक्सपेंशन देखने जा रहे हैं फॉर एनी इंडेक्स।
मतलब मेरे पास जैसे 1 + x के पार में n आ जाए, जहाँ पे n रैशनल नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्सपेंशन आपको लिखवाने जा रही हूँ, मैं आपको इसका डेरिवेशन नहीं कराने जा रही बिकॉज इट्स नॉट नीडेड बिल्कुल भी। आईआईटी में बाइनोमियल एक्सपेंशन पे फॉर एनी इंडेक्स डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हेल्प से आएगा, नो डाउट। तो यहाँ पे 1 + x होल टू द पावर n, ठीक है, 1 + x होल टू द पावर n। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स का जो फॉर्मूला अभी लिखने जा रही हूँ, उसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है। और याद करने का भी तरीका आपको बड़ा अच्छा लगेगा, देखो ध्यान से। पहले तो मैं लिख दूं एक्सपेंशन क्या होता है। 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब। ये चलता जाएगा टिल इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स तक ये सीरीज जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होगा कि दिस एक्सपेंशन इज ओनली वैलिड व्हेन mod x इज लेस देन 1। ये तो पक्का है बेटा, mod x जब 1 से कम है तभी ये एक्सपेंशन वैलिड है। अगर मैं आपको एकदम क्रूड लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, दैट इज नॉट द रीजन, बट अगर मैं थोड़ा सा उसके आसपास आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, तो इन दैट केस होता क्या है बेटा, mod x इज लेस देन 1, mod x इज लेस देन 1, ठीक है। तो mod x अगर मेरे पास 1 से कम है तो x का पावर 2, x का पावर 3, x का पावर 4, x का पावर 5, जैसे जैसे x का पावर बढ़ता जाएगा वैल्यू कम होती जाएगी। तो जब x टू द पावर इंफिनिटी को जा रहा होगा तो टर्म 0 को अप्रोच कर रहा होगा, तो धीरे धीरे इस समेशन की वैल्यू बेटा धीरे धीरे 0 को जा रही है, तो हम आगे के टर्म्स निग्लेक्ट कर पाते हैं, इसीलिए एक वैल्यू के इक्वल हम कह पाते हैं। यहीं पे अगर mod x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है, अगर 2 हो गया, 3 हो गया, तो एक टर्म ऐसा भी आएगा जिसमें 2 का पावर इंफिनिटी आएगा, तो इधर तो सम आ जाएगा इंफिनिटी और इधर 1 + 2 का पावर n, 3 टू द पावर n, एक तरफ इंफिनिटी एक तरफ फाइनाइट वैल्यू, तो ये तो कभी पॉसिबल हो नहीं सकता ना। तो इसीलिए mod x की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक्सपेंशन बेटा मेरा तभी वैलिड होता है जब 1 इधर हो प्लस इधर कुछ भी हो, ये x कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, लेकिन इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए और पावर n, तो आप ये लिख देते हो। तो इसमें 2 रेस्ट्रिक्शंस थे, ये हमेशा ध्यान रखना है कि 1 + x के लिए ही ये वैलिड है। दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि mod x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, तभी आप ये एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हो। तो पहले तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना सच दैट कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। ये एक्सपेंशन बड़ा इजी है, आपको देख के अजीब सा लग रहा है, बट ये कुछ नहीं है बेटा, जो आप आज तक पढ़ते आए हो वही है। NC0 क्या होता था भाई, मुझे बताओ, NC0 क्या होता है? 1। NC1 क्या होता है? n। NC2 क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। NC3 क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे हम चलते गए, हम ये चीज चलते गए, तो ये NCN। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये उन्हीं की तो वैल्यूज लिखी हुई है बेटा भाई, नॉर्मल एक्सपेंशन भी तो यही होता था, 1 + NC1x प्लस NC2x² NC3x³। तो ये कोई नया एक्सपेंशन नहीं लिखवाया मैंने आपको, ये बिल्कुल भी कोई नया एक्सपेंशन नहीं है, ये वही पुराना एक्सपेंशन है जो आपने पढ़ा था। बस अब फर्क ये है कि आप NC0 नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अब n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है भाई। मैं बोलूं कि n की वैल्यू मैंने हाफ लिख दी, हाफ C0, आधे में से 0 चीजें सिलेक्ट करो, ये क्या होता है? इसका तो कोई सेंस नहीं है ना। तो NC0 NC1 NC2 के फॉर्म में हम नहीं लिख पाते, उसके जगह हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं, बस खत्म। इतना ही तो करना है मुझे, और कुछ करना ही नहीं है। तो इस तरीके से ये फॉर एनी इंडेक्स एक्सपेंशन और जनरल एक्सपेंशन जो आपने पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए किया था, उसमें सिर्फ थोड़े से फर्क हैं। पहला फर्क कि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स आते हैं, दूसरा फर्क कि 1 + x के लिए ही ये वैलिड है जिसमें x की वैल्यू mod x
की वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, बस ये दो फर्क है। बाकी आप NC0, NC1, NC2 ना लिख के उनकी वैल्यूज लिख देते हो एक्सपेंशन में, दैट्स ऑल, और कुछ सोचना ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैं जनरल टर्म की बात करूं, तो जनरल टर्म इसका अगर लिखना चाहूं, जनरल टर्म, भाई पहला टर्म में तो 1 ही है, दूसरे टर्म में nx है, तीसरे टर्म में n इंटू n माइनस 1 बाई, थर्ड टर्म में यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे 1, फोर्थ में 3 3 2, फोर्थ में यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो अगर मैं r प्लस 1th टर्म लिखना चाहूँ इसका, तो क्या आएगा, r प्लस 1th टर्म, that would be n into n minus 1 into n minus 2 डॉट 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 ब्रैकेट में कुछ आएगा, नीचे देखो सेकंड टर्म में नीचे 1 फैक्टोरियल कायदे से, थर्ड में 2 फैक्टोरियल है और यहाँ पे x स्क्वायर है, फोर्थ में 3 फैक्टोरियल और 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे ये r प्लस 1th में नीचे r फैक्टोरियल और यहाँ पे x टू द पावर r आ गया, ये तो ठीक है। अब आप थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। देखो बेटा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फोर्थ टर्म था, यहाँ 3 3 एक एक कम और यहाँ पे और एक कम, तो ये r प्लस 1th टर्म है, तो एक एक कम तो r हो गया, एक और कम कर दो तो माइनस r माइनस 1, n माइनस r माइनस 1, तो ये बन गया n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डॉट डॉट टिल n माइनस r प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल x टू द पावर r। ये आ गया मेरे पास जनरल टर्म हमारा, ठीक है। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब बाकी जो एक्सपेंशन हैं वो ऐसे ही हैं बेटा, अगर मैं मान लो 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स टू दी पावर n लिखना चाहूँ, x की जगह माइनस एक्स कर दिया, तो कुछ नहीं, ये जनरल टर्म है, बस x की जगह माइनस एक्स कर दूंगी, तो इसी को क्यों ना लिख दूं, देखो समेशन n into n minus 1 into n minus 2 dot dot till n minus r plus 1 upon r factorial into minus 1 to the power r into x to the power r। माइनस 1 टू दी पावर r क्यों, x की जगह माइनस एक्स डाला है मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से जनरल फॉर्म में मैंने लिख दिया। अगर मैं वैसे लिखना चाहूँ तो मेरे पास 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ये आ गया। दिस इज मॉड एक्स लेस देन 1 के लिए वैलिड है तभी, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट, अब अगर 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर माइनस एन कर दिया, तो अब इसमें क्या होगा, अभी तो x माइनस था, अभी n भी माइनस हो गया, जस्ट ऐसे ही लिख रही हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की जगह माइनस एन तो 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, n की जगह माइनस एन तो माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस 1 इंटू माइनस एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब ये 2 माइनस बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस, ये यहाँ से 3 माइनस कॉमन आएंगे और एक माइनस पहले से था तो फिर प्लस हो गया, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। अब आप बोलोगे मैम एक ही चीज बार बार क्यों लिखवाई जा रही है बेटा, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज हमारा ये होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में।
हम बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं बेटा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। तो इसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगी मैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर, सॉरी 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n is equals to 1 plus nx plus n into n plus 1 by 2 factorial x square plus n into n plus 1 into n plus 2 upon 3 factorial x cube dot 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 till infinity mod x की वैल्यू लेस देन 1। तो ये एक्सपेंशन, मतलब मैं अगर लिखना चाहूँ जैसे मैंने आपको दे दिया कि 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 4, तो अब रिमेंबर क्या करना है बेटा, यहाँ पे एन एक्स लिखा है तो यहाँ पे n क्या है 4, रिमेंबर n क्या है 4, तो ये 1 प्लस 4x प्लस 4 इंटू 5 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन डॉट डॉट टिल इंफिनिटी। मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिखा हुआ है बेटा बेसिकली एक्सपेंशन। अब इसका जनरल टर्म भी लिखो क्योंकि जनरल टर्म में हमें कुछ एनालाइज करना है। तो टी आर प्लस 1th टर्म, मैं इसका जनरल टर्म लिख रही हूँ, तो दैट इज n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डॉट डॉट टिल, फिर वही स्टोरी नीचे में बेटा, पहले तो n माइनस आता था, यहाँ पे n प्लस आ रहा है, तो n प्लस ये r प्लस 1th टर्म है, तो ये 4th टर्म में एंड 2 से होता था, थर्ड टर्म में एंड 1 से हो रहा है, तो r प्लस 1th टर्म में एंड r माइनस 1 से होगा, दो कम कर दो बस, दो कम, और ये x टू दी पावर r हो गया। ठीक है, अब बेटा इसमें अगर if n is positive integer, if n is positive integer, बेटा if n is a positive integer, please remember n is n मतलब यहाँ पे n 1 minus x to the power minus n, इसमें जो n है अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें जो n है वो अगर पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, मतलब कि जैसे इस तरीके का -4 -3 -20 -100 ऐसे टाइप का कुछ है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ खासियत हम कुछ चेंज करेंगे बेटा, प्लीज ध्यान से देखना, जो जनरल टर्म है इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये n है, ये n+1 है, ये n+2 है, ये n+r-1 है। इसके पहले क्या टर्म आता है, n-1 आता है, उसके पहले n-2 ऐसे करके, तो 1 2 3 डॉट डॉट टिल n-1 इंटू n इंटू n+1 डॉट डॉट टिल n+r-1। ये मैंने अलग, आई एम सॉरी, ये मैंने अलग से मल्टीप्लाई किया है बेटा, ये मैंने अलग से मल्टीप्लाई किया है, तो ऑब्वियसली डिवाइड भी करूंगी, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट टिल n-1, ये आ गया, इंटू r फैक्टोरियल आ गया, और यहाँ पे x टू दी पावर r आ गया, तो ये बन गया ऊपर में n+r-1 का फैक्टोरियल, नीचे आ गया n-1 का फैक्टोरियल, और ये आ गया r फैक्टोरियल, और इधर आ गया x टू दी पावर r। मैं ऐसे इसलिए लिख पाई क्योंकि n पॉजिटिव इंटीजर था, अगर n इंटीजर नहीं होता, लाइक यहाँ पे -½ होता, तो ये वैलिड नहीं है भाई, ये केस तब वैलिड नहीं है जब यहाँ पे 4 के जगह माइनस, मतलब यहाँ पे हाफ हो जाए, तो ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। फैक्टोरियल में लिख ही नहीं सकती उस केस में, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो अलग बात है, बट फैक्टोरियल नहीं लिख पाओगे आप, ठीक है। तो n को पॉजिटिव इंटीजर होना पड़ेगा तब ये काम कर सकते हो। तो अब अगर मैं गौर से देखूं, इसे देख के कुछ दिमाग में जाना तो चाहिए आपके, ठीक है, अगर नहीं जाता तो मैं दिखाती हूँ। देखो ऊपर में n+r-1, तो
n माइनस 1 का फैक्टोरियल इधर दिख रहा है और r का फैक्टोरियल इधर दिख रहा है। तो अगर मैं इसे गौर से देखूं तो मैं इससे लिख सकती हूं, तो ये बेटा n प्लस आर माइनस 1 सी आर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि n प्लस आर माइनस 1 सी आर क्या होगा, n प्लस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, यही तो लिखूंगी बाय दिस माइनस आर, दिस माइनस आर, ये तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर एक्स टू दी पावर आर लिखा जा सकता है, या फिर इसे n प्लस आर माइनस 1 सी एन माइनस 1 एक्स टू दी पावर आर भी लिखा जा सकता है। दोनों चीजें लिखी जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता है कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो आप ये दोनों चीजें लिख सकते हैं, बोथ आर पॉसिबल, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप लिख सकते हो। तो यही चीज एक्चुअली हम यूज करते हैं बेटा, कि x टू दी पावर r का जो कोफिशिएंट आता है वो या तो ये लिखो या तो ये लिखो, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा यही चीज यूज होगी। तो द पॉइंट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो हमें यूज करना है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x to the power r in 1 minus x to the power minus n if n is positive integer is given by, ये n माइनस साइन नहीं लेना, n को लेना बस, n ये जो पावर चाहिए प्लस r माइनस 1 कर देना, c नीचे में डायरेक्टली r लिख देना, या फिर n प्लस आर माइनस 1 तो ठीक, c नीचे में ये जो n आया इसका माइनस 1 कर देना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मुझे आपको बताना था बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, ठीक है, इसीलिए मैंने ये आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ये क्लियर, इसमें आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो बेटा अब इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 7, x to the power 8, x to the power 11 in the expansion of 1 minus x to the power minus 25। ये 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 25 है, और मैंने कहा था कि 7, 8, 11 अगर मुझे कोफिशिएंट चाहिए, x टू द पावर 7 का अगर कोफिशिएंट चाहिए तो मतलब r हो गया 7, n हो गया मेरा 25, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन 1 माइनस x टू द पावर माइनस 25 इज 25n plus r that is 7 minus 1 c r that is 7 or 25 plus 7 minus 1 c 25 minus 1 that is 24, ठीक है। तो सिमिलरली x टू द पावर 8 की अगर बात करूं तो 25 plus 8 minus 1 c 8 और 25 plus 7 minus 1 c, भाई मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 प्लस 7 क्यों किया, 25 प्लस 8 ना, माइनस 1 c 24। x टू द पावर 11 की बात करूं तो 25 प्लस 11 माइनस 1 c 11 और 25 प्लस 11 माइनस 1 c 24। ये आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर्स आ जाएंगे इन क्वेश्चंस के। अब हम एक थोड़ा सा देखें
कंपैरिजन देखें बेटा, कंपैरिजन वाला पार्ट देखा जाए। बेटा बायनॉमियल एक्सपेंशन के हेल्प से हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि 1.2 टू द पावर 4000 है और 800 में से बड़ा कौन सा है, ठीक है, विच इज लार्जर। मुझे ये पता करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1.2 का पावर 4000 अगर मुझे दिख रहा है बेटा, तो हमें करना क्या होता है, इसका रूल वही चीज कि हम बेटा इसे एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दैट इज 1.2 होल टू द पावर 4000 को हम लिखते हैं दैट इज 1 प्लस 0.2 होल टू द पावर 4000, ठीक है। तो इसको लिख दिया हमने 1 प्लस 0.2 का पावर 4000, इसको हमने लिखा 1 प्लस 4000 C1 0.2 to the power 1 plus 4000 C2 0.2 to the power 2 plus 4000 C3 0.2 to the power 3 and so on. This is equals to 1 plus, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करूं बेटा तो क्या आएगा, 4000 C1 is 4000 into 0.2 plus 4000 C2 is 4000 into 3999 upon 2 into 0.2 into 0.2 plus dot dot dot, तो 1 प्लस ये हो गया बेटा 800 प्लस इसमें से भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इसको 2 into 2 कर दो अपॉन 10 कर देते, लो ये डेसिमल हट गया, ये 2 है तो एक 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, ये नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, तो वो ज़्यादा ही वैल्यू आएगी भाई, 40 इंटू 3999 इंटू 4 नहीं इंटू 2, तो कुछ ज़्यादा ही वैल्यू आएगी। 800 से ज़्यादा तो यहीं पे हो गया, तो और कुछ बढ़ता ही जाएगा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड ही हो रही है, तो दिस इज एक्चुअली ग्रेटर दैन 800, तो ये चीज़ 800 से ज़्यादा आ गया। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, कोई भी अगर मुझे दिया गया है तो वी कैन यूज कंपैरिजन लाइक दिस, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं।